चलो दोस्तों, क्या मसला है आज का? सर आज का मसला ये है कि आज हमें पढ़ना है कौन चैप्टर? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट। अब सिंपल सी बात यह है, एक चैप्टर है, इसके अगले वाला चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग। वो मार्केटिंग का मतलब वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग है। किसकी मार्केटिंग है? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट को पैसे कैसे डिसाइड करते हैं, कहाँ कहाँ भेजना होता है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग है। ये जो मार्केटिंग चैप्टर नहीं, ये है मार्केट, बाजार। यानी मार्केट का मतलब हम क्या जानते हैं बचपन से? सर बाजार, है ना। ऐसे एक पिक्चर भी बनी थी, उस पिक्चर का नाम भी क्या था? बाजार। ठीक है, उस पिक्चर में सैफ अली खान की पिक्चर थी, कभी टाइम मिले तो देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगी। वो शेयर मार्केट के ऊपर पिक्चर है। किसके ऊपर है? शेयर मार्केट। यानी कि बाजार का मतलब खाली वो बाजार नहीं होता जैसे आटा दाल चावल या हम सब्जी ला रहे हैं, सब्जी मंडी है ना। बाजार का मतलब शेयर बाजार भी होता है। ठीक है जी, देखिए बाजार का मतलब क्या होता है? शेयर बाजार भी होता है। इसलिए जो बाजार जहां पर शेयर बिकते हो ठीक है, जहां पर शेयर जैसी और चीजें, फाइनेंशियल चीजें बिकती हो, ऐसे बाजार को बोला जाता है पैसों का बाजार, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट। क्या बोला जाता है? पैसों का बाजार, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट। अब जो पैसों का बाजार होता है ना, उसमें तीन तरह के बाजार होते हैं। पहला बाजार होता है जिसको नाम देते हैं कैपिटल मार्केट, ये फाइनेंस के बाजार हैं। दूसरा बाजार होता है जिसका नाम होता है मनी मार्केट, और तीसरा बाजार होता है उसका नाम होता है कमोडिटी मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट में जैसे दाल, चावल, क्रूड ऑयल, है ना, गोल्ड, सिल्वर, ऐसी चीजों की ट्रेडिंग होती है। इनकी यूनिट्स ट्रेड की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। भाई जैसे शेयर खरीदते हैं तो शेयर हमारे पास आता थोड़ी है, वर्चुअल फॉर्म में रहता है। तुम्हारे किसी वॉलेट में पैसे पड़े हो, ई वॉलेट में, तो वो पैसे तुम्हारी जेब में थोड़ी है, बस वो वर्चुअली वॉलेट में होते हैं। ठीक है, कमोडिटी मार्केट हमारे कोर्स में नहीं है। कमोडिटी मार्केट हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसे हम पढ़ेंगे नहीं। हमारे कोर्स में आती है फाइनेंशियल मार्केट की दो अलग मार्केट। पहला नाम कैपिटल मार्केट। बाबू पहला नाम क्या होगा? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में वो मार्केट देखते हैं हम जो आप अकाउंट्स में करते हैं। कंपनी अकाउंट में क्वेश्चन करें तो कंपनी अकाउंट में क्वेश्चन करेंगे, इसमें हमने इक्विटी के बारे में बात की होगी, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स के बारे में, है ना, राइट। ये सब कहां मिलता है सर? बोलो। कैपिटल मार्केट में मिलता है। एक होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट में, ठीक है, क्या मिलता है? शॉर्ट टर्म का लोन मिलता है। कौन सा लोन मिलता है बाबू? शॉर्ट टर्म। अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मनी मार्केट में जाना पड़ेगा। हमारे कहां जाना पड़ेगा? मनी मार्केट में जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, दोनों में से भी किसी टर्म के लिए पैसा चाहिए तो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? कैपिटल मार्केट जाना पड़ेगा, राइट। जो कैपिटल मार्केट है उसे कंट्रोल करता है सेबी। कौन कंट्रोल करता है? सेबी। और जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट को कंट्रोल करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये पहला कॉन्सेप्ट का एमसीक्यू निकल के आता है। एमसीक्यू 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 निकल के आता है। ठीक है, हु विल कंट्रोल या हु विल हैविंग होल्ड ऑन द कैपिटल मार्केट, तो होश में लगा के आना, गोला सेबी। ठीक है ना। और मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, आरबीआई, राइट। ये कोर्स में नहीं है तो इसको यहां से याद करने की जरूरत नहीं है, पर मैंने लिख के दिया ताकि तुम्हें बात याद रहे। अब आती बात सर फाइनेंशियल मार्केट है क्या? तो पहले हिंदी में लिखवाता हूं, वही बात डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी है। फाइनेंशियल मार्केट एक नेटवर्क है। क्या है बाबू? नेटवर्क। किसका नेटवर्क है? इंस्टीट्यूशंस का, जो पैसा देते हैं। फाइनेंशियल मार्केट यानी एक नेटवर्क है, एक पैसा लेने के लिए नेटवर्क बनाया गया है। कहां कहां से आप पैसा ले सकते हैं, यहां से ना मिले तो वहां से ले लो, वहां से ले लो वो नेटवर्क इंस्टीट्यूशंस का है। और जो ये इंस्टीट्यूशंस है, ये क्या करते हैं? ये इंस्टीट्यूशंस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स देते हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स देते हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स देते हैं।
ठीक है। और इससे फिर होता क्या है, इससे आपकी फाइनेंशियल असेट्स बनती है, यानी कि इट क्रिएट या इट इज फॉर क्रिएशन ऑफ, क्या कहते हो, इट इज फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। क्रिएट और एक्सचेंज की जाती है फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे। अगर कोई तुमसे पूछ ले आज के बाद फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, तो आप बोलोगे फाइनेंशियल मार्केट कुछ इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क होता है, जो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि जिसको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए होता है उसको शॉर्ट टर्म में के लिए देते हैं, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है उसको लॉन्ग टर्म में देते हैं। इसको करने से होगा क्या, जो हमारी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी क्रिएशन की जाती है। स्कैम 92 देखिए, फालतू की वेब सीरीज देखी होंगी पर स्कैम 92 नहीं देखी है ना। तो ये बहुत काम की वेब सीरीज है, ठीक है, हर्षद मेहता के ऊपर। तो इसमें फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बारे में बहुत प्रैक्टिकल दिखाया गया है, ठीक है। तो कभी टाइम पास के लिए स्कैम 92 देख लेना ना, सोनी लिव ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें मिल जाएगी स्कैम 92, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे भी कह रहे हैं सर हम भी देख लेंगे स्कैम 92, तो भाई तुम भी देख लेना टाइम पास के लिए, है ना, लेकिन जब फ्री हो तब देख लेना भाई, है ना। ऐसा नहीं कि सर ने बोला देखनी है, ऐसा मत करना भैया, है ना, राइट। तो उसमें दिखाया गया कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, ठीक है। तो वो जो स्कैम करते हैं ना स्कैम 92 में, उसका स्कैम जो होता है वो कैपिटल मार्केट के अंदर होता है, यानी हर्षद मेहता का जो स्कैम है वो स्कैम कैपिटल मार्केट के अंदर करता है वो, है ना। क्योंकि मैं बताऊंगा क्या स्कैम होता है तो बहुत टाइम निकल जाएगा ना, 7, 8, 10 एपिसोड की मतलब वो है वेब सीरीज, तो 10 घंटे का तो मैं शॉर्ट में बता नहीं पाऊंगा। पर ये जरूर बताया था, जब तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगी बात कि स्कैम 92 में जो हर्षद मेहता का इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम हुआ था 90s में, वो कैपिटल मार्केट के अंदर स्कैम किया था उसने, शेयर्स की खरीद बेच करके, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसको फिर बाद में पढ़ेंगे, अब पहले शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट ध्यान से देखें क्या कहता है सर। फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई तुमने भाई तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, जैसे मम्मी पापा से पॉकेट मनी ले ली, ठीक है, पापा की जेब से 500 रुपये निकाल लिए, बर्थडे पे कुछ पैसे ले लिए, ठीक है। फिर तुम्हें लगा कि यार सर सही कहते हैं कि भाई जिंदगी में कुछ करो ना करो एक काम करते चलना, ठीक है, 1000 रुपये मिले तो 1000 रुपये पिज्जा में उड़ाने के बजाय 500 उड़ा दो, 500 रुपये के शेयर खरीद लो। तो तुमने बोला सर अच्छी कंपनी खरीद लेते, मैंने कहा जो भी तुम नामी कंपनी ना उससे खरीदो, टाटा स्टील, ठीक है, टाटा मोटर्स, रिलायंस, अडानी, है ना, बड़े बड़े नाम सुन रखे हैं तुमने। तो ऐसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीद लो जो तुम्हें पता है कि ये कंपनी बंद नहीं होनी, कि रिलायंस थोड़ी बंद हो जाएगी, इंडियन इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन आए, पता लगा तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं पागल है, शेयर मार्केट में कुछ नहीं रखा, फालतू के काम। तो एक ये होता है कि तुमने उस पैसे को बैंक में जाके जमा कर दिया, नहीं बैंक की एफडी करा दी, यही तो होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि तुमने कहा, सर ने बोला था अंकुर सर ने कि भैया शेयर मार्केट में शेयर खरीद लेना अच्छी कंपनी के, मान लो चलो रिलायंस से खरीद लो, है ना, राइट। तो वो पैसा तुमने कहां भेज दिया, फाइनेंशियल बोलो मार्केट में। तो तुम अपने पैसे को 2 जगह ट्रांसफर कर सकते हो। तो बैंक में तो तुमने क्या किया, बैंक के डिपॉजिट कर दिया तो वो बैंक में चला गया। यहां तुमने क्या किया, यहां तुमने शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीद लिए, तो पैसा फाइनेंशियल मार्केट में चला गया। तो एक आम आदमी 2 जगह अपने पैसे लगा सकता है। अब ये बैंक से, अब बैंक कैसे कमाएगा, अब बैंक इसी पैसे को दे देगा बिजनेसमैन को एज अ लोन, बिजनेस लोन दे देगा। और फाइनेंशियल मार्केट भी यही करता है, फाइनेंशियल मार्केट तुम्हारा पैसा उस बिजनेसमैन को देता है, क्योंकि तुमने शेयर तो खरीदे कंपनी के ही है, बाजार के थ्रू खरीदे पर कंपनी के ही है। तो तुमने शेयर खरीदे मान लो पहली बार, ये कंपनी लॉन्च हुई रिलायंस के, तो रिलायंस के पास चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एलोकेशन ऑफ फंड। क्या बोला जाता है, एलोकेशन ऑफ फंड। तो
तो आप इसे एलोकेशन ऑफ फंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, है ना, ये लिखी बात। अब बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंसिस्ट टू सेक्टर्स, राइट, हाउस होल्ड जो पैसा बचाता है और बिजनेसमैन जो पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाता है। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? ये फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? सेवर, है ना, तुमको क्या बोल देता हूं, जो तुम पैसा बचाते हो सेवर हो, सेवर। फाइनेंशियल मार्केट क्या करेगा? सेवर से पैसा लेकर मोबिलाइज कर देगा, कहां पर? बिजनेसमैन के पास। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन द सेवर एंड द बिजनेस इन्वेस्टर। इसे हमने क्या नाम दिया? एलोकेशन ऑफ फंड। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये होगा तुम्हें फाइनेंशियल मार्केट से जब पैसा मिलेगा तो तुम्हें बदले में क्या मिलेगा? बोलो दीदी क्या बदले मिलेगा? पहले चैप्टर में पढ़ाया था, डिविडेंड। भाई शेयर पे क्या मिलेगा? और उसकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी, शेयर के प्राइस भी तो बढ़ेंगे। तो शेयर के प्राइस बढ़ना और डिविडेंड अगर दोनों मिलता है तो इस प्यार को क्या नाम देते हैं? ऑनलाइन वाले से पूछता हूं, तुम्हें याद है कि नहीं? अभी बताऊंगा फाइनेंशियल एसेट्स, है ना। बढ़िया साहिल, बढ़िया बढ़िया, जल्दी बताओ। मैं फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू पैसा कंपनी में पहुंचा रहा हूं, बहुत बढ़िया बात। ख्वाहिश भैया ने बिल्कुल सही बात कहती है, इसे बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से तुम्हारा क्या होगा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी, होगी नहीं होगी? तो ये हो गया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये लिखी बात। रेट ऑफ रिटर्न तुम्हें ऑफर होगा कि तुम्हारा मार्केट का पैसा भी बढ़ेगा, है ना, और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी से इकोनॉमी का भी भला होगा। बात समझ में आ गई? तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंशियल मार्केट का। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो तुम्हें जो मैंने बनाया है ये तुम्हें एग्जाम में बनाना है, ऐसा नहीं फालतू में बना रहा हूं मैं ये, है ना। तो ये एग्जाम में बनाना जी जी। ठीक है। अब ये बनाने के बाद हमें एक बात समझनी चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट पता लग गया मुझे कि मेरे पास से पैसा जिनके पास जाता है वो इन्वेस्ट करते हैं, मुझे डिविडेंड और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देते हैं। तो इससे हमें पता लगा कि सर आपने भी चैप्टर की शुरुआत में बताया कि फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह की मार्केट थी। फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फाइनेंशियल मार्केट हमें किस चीज के लिए सहायता करता है? एलोकेशन ऑफ फंड। क्या करता है? एलोकेशन ऑफ फंड करता है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, हमारे पास से पैसा लेकर बिजनेस हम तक पहुंचाता है ताकि देश का भी भला हो और हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो। अब एलोकेशन ऑफ फंड करने के लिए वहां पे दो मार्केट बनाई। एक कौन सी मार्केट बनाई? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट यानी कि लॉन्ग टर्म। एक कौन सी मार्केट बनाई? मनी मार्केट। मनी मार्केट यानी कि पैसा हमेशा क्या होगा? शॉर्ट टर्म। हर्षद मेहता का स्कैम कहां था? कैपिटल मार्केट में। ठीक है, कैपिटल मार्केट में भी दो तरह की मार्केट हम पढ़ेंगे। एक होगी प्राइमरी मार्केट, एक होगी सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट कौन सी होती थी? प्राइमरी मार्केट होती है बाबू वाली जब शेयर पहली बार इशू किए जाते हैं, जिन्हें बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी कि वो गाना गाते हैं ना, वो पहली बार जब हम मिले, वो वाली बात, है ना। पहली बार जब शेयर इशू होते हैं तो वो हमेशा प्राइमरी मार्केट से इशू होते हैं। ये ही तुम क्वेश्चन करते हो अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स में जो अकाउंट्स वाले भैया तुम्हें क्वेश्चन कराते हैं ना, वो प्राइमरी मार्केट कराते हैं, जिसमें तुम्हें एंट्री किसकी डालनी होती है? सब्सक्रिप्शन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये प्राइमरी मार्केट के काम होते हैं। सेकेंडरी मार्केट कैसी होती है?
सेकेंडरी मार्केट वो होती है ओएलएक्स, ओएलएक्स की तरह बेच दे, जहां पे सेकंड हैंड सामान बिकता है। यानी सेकेंडरी मार्केट में वो शेयर बिकते हैं, यानी कि बाइंग एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड बाय कंपनी। एक कंपनी जो शेयर ऑलरेडी इशू कर चुकी है वो वाले शेयर की खरीद बेच की जाती है कहां पर? सेकेंडरी मार्केट में, है ना। ये कंपनी से शेयर नहीं खरीदे जाते, ये कहां से खरीदे जाते हैं? वन बाय टू अनदर सेलर, है ना। हाँ, ब्रोकर के थ्रू। बायर एंड सेलर के बीच में डील होती है थ्रू ब्रोकर, जिसे आप डीमैट अकाउंट बोलते हो। आई प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? आप बाय करते हो डायरेक्ट फ्रॉम कंपनी। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? आप कंपनी से बाय नहीं करते, दूसरे किसी आम सेलर से बाय करते हो, ठीक है, डीमैट अकाउंट के थ्रू। तो इसलिए प्राइमरी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में दो मार्केट होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और मनी मार्केट में सिर्फ एक ही मार्केट होती है। ठीक है, नोट कर लिया इतना। अब एलोकेशन ऑफ फंड कैसे होता है? प्राइमरी मार्केट से पैसा निकलता है, सेकेंडरी मार्केट से पैसा निकलता है और बिजनेसमैन के पास जाता है, मनी मार्केट से पैसा निकलता है और बिजनेसमैन के पास जाता है। ठीक, इसलिए अगला सवाल आता है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट के क्या फंक्शन है? यानी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके फंक्शन क्या है, करता क्या है? ठीक है ना। अब बताओ क्या करा? सबसे पहला काम तो ये किया, एलोकेशन ऑफ फंड, ये किया। आपकी सेविंग, दीदी समझिए बात को, पहला फाइनेंशियल मार्केट काम करता है, आपकी सेविंग सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में लगाता है, आपके लिए मोस्ट प्रोडक्टिव यूज होता है है कि नहीं बात? है ना, समझ रही बात को? अब देखो ऐसे कैसे पता लगेगा सर ये मोस्ट प्रोडक्टिव यूज के लिए पैसा लगा हमारे लिए? कैपिटल मनी एंड मनी मार्केट बताया तो अभी, कैपिटल मनी मार्केट। अब देखो, मान लो तुम्हारा जन्म कब हुआ ये बताओ, धरती पे कब अवतरित हुई? 2007। तो देखते हैं, मान लो चलो अपने देश की नॉर्मल एक कंपनी देखते, रिलायंस, है ना। रिलायंस शेयर प्राइस इन 2007, कि रिलायंस की हिस्ट्री क्या रही होगी। अबे कहाँ जा रहा है भाई, इतनी नीचे दिखाएगा। दो 2019 में 655 रुपए का था। देखो, इन अप्रैल 2006 रिलायंस वॉज पब्लिक एज अ रिलायंस सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, कितने रुपए का था? 60 रुपए का। समझिए दीदी बात को, 60 रुपए का था। मान लो तुम्हारे फादर ने 60 रुपए का शेयर 2007 में लिया होता और उसमें लगाए होते 1 लाख रुपए। रिलायंस प्राइस अब देखते हैं 2004 में, है ना, या नाउ देख लेते हैं। आज कितने का दीदी? रिलायंस इंडस्ट्रीज कितने रुपए का है? कितने रुपए लिख रहे हैं? होश में आ रही हो कि नहीं आ रही? है ना, कितने रुपए का आ रहा है आज? आज का ही है ना। हाँ, तो भाई 1300 रुपए। और क्या, रोज बदलते हैं। पता लगा किसी ने खरीदा 1500 का, बेचारा लुटा बैठा होगा वो, आज लॉस भी होता है, मुझे भी लॉस होता है कई शेयर्स में।
ठीक है, 1300 रुपये। अब खुद सोचो, तो 2007 से आज तक मोटा मोटी एक तरीके से 18 साल मान लेते ना, 18 साल में अगर पिताजी ने 1 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख डिवाइड बाय 60 करो, 1 लाख डिवाइड बाय 60 यानी कि एक तरीके से 1700 शेयर्स मान मोटा मोटी। अगर उस टाइम पे 1 लाख रुपए लगा के 1700 शेयर लिए होते तो है ना, आज वो शेयर कितने के होते? 1700 शेयर इंटू 1300 ले लेते हैं मोटा मोटा, तो वो होते 22 लाख रुपए के। ठीक है, तो 1 लाख के 22 लाख हो गए, तो बैंक कितना कर देगा? क्या नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक तो एफडी भी कराओगे तो 7-8% की होती है, तो वहां तो 1 लाख के हर साल कितने मिलेंगे? 8-8 हजार रुपए, है कि नहीं बात? तो ये, तो अगर आप देखो तो 1307 रुपए हो गए, ऐसे टाटास के शेयर हो गए। ठीक है ना। अब मैं देखो टाटा मोटर्स, आज यार टाटा मोटर कितने का? 835। ठीक है, 2006 में कितने का था? समझ गए? समझाई ना बात? इसको क्या बोलोगी तुम? इसको क्या बोलोगी? इसको बोलेंगे दीदी आपकी सेविंग को चैनलाइज किया है कहां पर? मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में। तो फाइनेंशियल मार्केट ये कहता है कि हम आपको बैंक से ज्यादा रिटर्न देंगे। मोबिलाइज द सेविंग फॉर द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। इन्वेस्टर्स को चॉइस देता है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के, कि आप अपने सरप्लस मनी को कहां पे लगाना चाहते हो। समझ में आई ना बात? तो अलग अलग शेयर्स में आप लगा सकते हो। और ये बताओ, 1 लाख रुपए लगा के बैठ गए 15-20 साल के लिए, 1 लाख के हो गए 22 लाख। इसके लिए पिताजी क्या करेंगे? कोई मेहनत करी? इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है जो मेरे बिना किए पैसा देती है ना। तुमने 1 लाख रुपए रिलायंस के शेयर खरीदे, तुमने उसके बाद क्या किया? कुछ नहीं किया, अपना काम धंधा करते रहो, पैसा अपने आप बढ़ रहा है। दैट इज वाई पैसिव। इसी को बोलते हैं सेविंग को यूज करना। अब ये बताओ, ये मैंने इतनी आसानी से देख लिया कि पैसा कितना था। इसी को बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी। फाइनेंशियल मार्केट तुम्हें फेयर प्राइस बताता है, ऐसा नहीं है कि फेक प्राइस है। मतलब तुम्हें लगेगा अरे सर क्या बात कर दी, 1300 रुपए का शेयर हो रहा है रिलायंस का, 1500 रुपए का शेयर हो रहा है, टुच्ची बात कर दी सर, बेकार की बात कर रहे हो सर, झूठी बात बता रहे हो। अरे वो तो फाइनेंशियल मार्केट का झूठी बात बता रहा, तो सरकार पे तो भरोसा करेगा। अब कोई बंदा इंडियन गवर्नमेंट पे भरोसा ना करे, कोई बंदा अगर सेबी पे भरोसा ना करे, तो फिर तुम किस पे भरोसा करोगे? फिर तो तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो हम जो भी प्राइस हमें बताया जाता है, तो ये सारे प्राइस क्या होते हैं? क्या होते हैं दीदी सारे प्राइस? ये सारे एक्चुअल प्राइस है, ये फेक प्राइजेस नहीं है। ये इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय सेबी। ठीक है, तो प्राइस डिस्कवरी आसान हो जाती है। प्राइस पहचानना कि मेरे इंस्ट्रूमेंट का प्राइस क्या है, मेरी फाइनेंशियल एसेट का प्राइस क्या है, मेरे शेयर का प्राइस क्या है, मेरे डिवेंचर का प्राइस क्या है। तो मुझे ढूंढ, अब पिताजी ने कहा कि यार है जब हमारी मुन्नी पैदा हुई थी हमने तब खरीदे थे शेयर, अब मुझे पता ही नहीं कितने रुपए का चल रहा है। मान लो पिताजी बिल्कुल अनजान शेयर मार्केट से, तो उन्हें कौन बताएगा उन्हें कि आपने जो शेयर खरीदा था 60 रुपए का, आज वो कितने का है? कौन बताएगा? फाइनेंशियल मार्केट बताएगा। कौन बताएगा? फाइनेंशियल मार्केट बताएगा भैया चिंता मत करो, आपका शेयर ये 1300 का पहुंच गया भैया, है कि नहीं? मत बेचना हो बेच लो, रखना है और रख लो। पिताजी ने कहा अरे भाई 60 रुपए का माल 1300 रुपए पहुंच गया, अरे भैया 21 लाख रुपए का। पिताजी बहुत कुछ, पिताजी कह रहे हैं चल भाई बेचना चाहता हूं मैं। तो बताओ क्या बिक सकता है? नहीं बिक सकता? बिक सकता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बिकेगा, सेकेंड्स में बिकेगा। सिर्फ शेयर मार्केट खुलनी चाहिए। शेयर मार्केट खुलती है हमारी सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक। इसके बीच में
क्लिक करना सेल पर, और सेल पर क्लिक करके ओके कंफर्म दबा दो, वहीं के वहीं बिक जाएंगे शेयर सेकंड्स के अंदर। बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स होते हैं तो सेकंड्स में बिक जाते हैं, बाहर इतने खड़े होते हैं खरीदने के लिए शेयर, है कि नहीं बात। तो झट से बिकने को बोलते हैं क्या दीदी, लिक्विडिटी। तो फाइनेंशियल मार्केट कहता है तुम्हें तुम्हारे शेयर्स को झटपट कैश में कन्वर्ट कर देंगे, घबराने का नहीं कि बैंक की तरह जाना पड़ेगा, एफडी की एप्लीकेशन दूंगा, फिर एफडी तोड़ेंगे, फिर मेरे खाते में अरे टुच्ची बात, बेकार की बात, घर बैठे बैठे करो काम, बस डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो डीमेट अकाउंट तुम्हारे ऐप ऑनलाइन खुल गया है ना। अगर तुम्हारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे हैं शेयर या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे हैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदने के लिए तुम्हें बॉम्बे जाना पड़ रहा है क्या, नहीं, इसी से बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम होती है। तुम्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदने तो अपने डीमेट अकाउंट में ऑप्शन आता है बाय फ्रॉम बीएससी और बाय फ्रॉम एनएससी। तो दो स्टॉक एक्सचेंज है हमारे यहाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें हर्षद मेहता ने स्कैम किया था, और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएससी एनएससी में जाने की जरूरत नहीं है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदने के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई नहीं, बॉम्बे मतलब मुंबई है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट वाले कह रहे हैं भाई आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी सिक्योरिटी की ट्रेडिंग सब आपको हाथ हैंड टू हैंड कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसी में आप खरीद लेना, डीमेट अकाउंट के थ्रू खरीद लेना। बात समझ में आ गई। तो फाइनेंशियल मार्केट कितने मतलब समझ में आए, चार तरह के फंक्शन करता है फाइनेंशियल मार्केट। आपके पैसे को ऐसी जगह लगाएगा कि मजा आ जाएगा। पेशेंस पेशेंस दीदी, पेशेंस रखना पड़ेगा बस, है ना। ये नहीं कि सर मैंने 1300 खरीदा, कल को शेयर 1200 पहुंच गया, मैं तो लुट गई, क्या होगा, मेरे शेयर बेकार होगा, मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे, 90,000 रह गए। अरे नहीं भाई, तुम उसको कब देखना, 10 साल बाद देखना, 10 साल बाद रिलायंस का शेयर यहां थोड़ी होगा, है ना। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस। ठीक है, तो आपके फंड को सही जगह लगाया, लेकिन रिटर्न बैंक से ज्यादा मिलेगी, पैसा झटपट आप चेक कर सकते हो बेच सकते हो तभी की तभी, और खरीदने बेचने की कीमत बहुत कम है, यानी कि वहां पे आपको कॉस्टिंग बहुत कम आएगी। केजरीवाल जी कह रहे हैं, केजरीवाल जी का कह रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं सर्दी आ गई, क्या करो, फाइनेंशियल मार्केट में अगर जाओ, क्या पहन के जाओ, मफलर पहनो। क्या पहनो दीदी, मफलर। पॉइंट नंबर 1, मोबिलाइज द फंड फॉर द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। ठीक है, एफ से फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, ए से MUFL, एल और ए से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 3 लिक्विडिटी ऑफ द एसेट्स, लिक्विडिटी, और आर से रिड्यूस कॉस्ट। झटपट नोट करेंगे ऑनलाइन वाले बालक भी। ऑनलाइन वाले भी झटपट नोट करेंगे। तो ये 4 काम, प्राइस डिस्कवरी तो दिखाया था पीवी भैया, ओ पी भैया, अनिकेत भाई, भाई ये बताओ, ये मुझे कैसे पता लगा टाटा का शेयर प्राइस कितना है। ये टाटा का शेयर प्राइस 2024 में है 790 रुपए का या 944 रुपए का, और टाटा का शेयर प्राइस 1999 में था 38 रुपए का। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात कि मुझे ये कैसे पता लगा, तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तुम्हें ये कैसे पता लगेगा मेरे पैदा होने से पहले शेयर प्राइस कितना था। और 2000 में तो भैया 16 रुपए का था, ये लो बताओ, टाटा मोटर्स 2000 में 16 रुपए का शेयर था, 16 रुपए का मात्र। बताओ 2008 में 31 रुपए था, 31, सोचो मात्र 30 रुपए का। बर्गर ना आ रहा 30 रुपए में मैकडी का, हाँ वही तो कह रहा हूं, और उसमें शेयर मिल रहा तुम्हें टाटा का 2008 में। कोरोना के टाइम पे मात्र 183 रुपए, कोरोना के टाइम पर। और अब ये कैसे पता लगा मुझे, अब फाइनेंशियल मार्केट से,
ये डेटा कौन देता है मुझे? कौन देता है डेटा? फाइनेंशियल मार्केट। इसलिए लिखा है फाइनेंशियल मार्केट आपको प्राइस डिस्कवरी कराता है। ये डेटा फाइनेंशियल मार्केट से मिलता है हमें, ठीक है। अब सर फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह की मार्केट आ गई, कौन कौन सी थी? कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। पढ़ते हैं मनी मार्केट क्या है। मनी मार्केट, मनी मार्केट किससे काम आता है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, है ना। तो मनी मार्केट का पहला, मनी मार्केट ऑलवेज यूज फॉर शॉर्ट टर्म फंड। दूसरी बात, ये इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब किसी बिजनेसमैन पे शॉर्टेज ऑफ कैश होता है। यूज इन केस ऑफ कैश शॉर्टेज, कि भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, अभी ले लेता हूं और कुछ ही 1-2 महीने में चुका दूंगा, ठीक है। इस इनके लिए काम आता है, क्योंकि इतनी जल्दी पैसा पे करना है तो पैसा देने वाले का रिस्क कम होता है। उसे पता है जल्दी पैसा मिलेगा तो रिस्क इसमें हम कम मानते हैं, ठीक है। ये लिखी बात। लो रिस्क, शॉर्ट टर्म डेट, हाईली लिक्विड, लिक्विडिटी हाई रहती है, ठीक है ना, राइट। इसमें कौन कौन मिलेगा तुम्हें? बड़े बड़े लोग हैं, तुम्हारे मेरे जैसे लोग नहीं मिलेंगे, हम छोटे लोग हैं। हाँ, छोटे लोगों की जगह कहाँ है? कैपिटल मार्केट। यहां मिलेंगे बड़े बड़े लोग। आरबीआई खरीद रहा है शेयर, नॉन एनबीएफसी खरीद रहे हैं शेयर, सरकार खरीद रही है, म्यूचुअल फंड होते हैं भयंकर भयंकर, वो लोग खरीद रहे हैं। हम नहीं खरीद रहे थी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं भाई, बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है ना, एक बार चेक करना, कोर्स में है नहीं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नॉट इन कोर्स। एक बार ऑनलाइन वाले भी चेक करके बता देंगे, है ना, कि ये इंस्ट्रूमेंट अब आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं, ठीक है। मजा आ गए? अब क्योंकि फिर बेसिक बेसिक पढ़ना है, बस ये वाली बात। अब मनी मार्केट के बारे में पता लग गया हमें, तो हमें कहां जाना पड़ेगा? अब कहां जाना पड़ेगा जी? कहां जाना पड़ेगा? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जहां स्कैम 90, जहीं सारे स्कैम होते हैं, है ना, कैपिटल मार्केट। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कैपिटल मार्केट किस काम आएगा? कैपिटल मार्केट बोलो। स्कैम क्या होना है भैया? अरे देवर देवा, स्कैम तो जब होगा जब मैं पैसा उठाऊंगा। पैसा कैसे मिलेगा? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए काम आता है कौन? कैपिटल मार्केट, है ना। यहां से पैसा जब उठाया जाता है जब तुम्हें अपनी कंपनी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, खरीदनी है ना, जब तुम्हें मशीनें खरीदनी है, राइट, या तुम्हें कोई बड़े बड़े लैंड और फैक्ट्रीज लेनी है, तब आप यहां से पैसा उठाते हैं कि भाई कैपिटल मार्केट से पैसा उठाना है, आईपीओ इशू करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। बताओ, अब ये चैप्टर पढ़ रहे थे, बताओ इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा है? केतन पारिक। हाँ, ऐसे बहुत सारे स्कैम हुए हैं, ठीक है। इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ कौन सा है? अभी अभी रिलीज हुआ है, बताओ किसका? बोलो। हुंडई दीदी, हुंडई। हालांकि शेयर चला नहीं। हुंडई मोटर का सबसे बड़ा आईपीओ इंडिया में जो अक्टूबर 2024 में आया, 27,870 कलोल का, कलोल 27,870 करोड़ का आईपीओ। समझ रही हो? मतलब इन्होंने, हुंडई वालों ने 27,000 करोड़ रुपए वसूल लिए जनता से शेयर इशू करके कि हमारे आईपीओ में पैसा लगाओ। उससे पहले आईपीओ था 21,000 करोड़ का एलआईसी का, जो 2022 में आया था। समझ रही हो? ये आईपीओ इन प्राइस पे थे, ये जो लिखे ना इतने का। 1960 का दिया था, एलआईसी ने दिया 950 का। सबसे बर्बाद हुआ पेटीएम। पेटीएम का आईपीओ आया 18,000 करोड़ का, 2100 रुपए का एक शेयर। समझ ली?
तो ये इंडिया के बिगेस्ट टाइप, यानी ये लोग आईपीओ में पैसा लगवाते हैं जनता का, तुम्हारे मेरे जैसे लोगों का, और इतने पैसे फंडिंग इकट्ठी करते हैं लॉन्ग टर्म की। तो क्यों इकट्ठी कर रहे हैं इतनी बड़ी फंडिंग, क्यों इकट्ठी कर रहे हैं इतनी बड़ी फंडिंग? बिल्कुल सही बात आराम भाई, किस लिए? इन चीजों के लिए कि भाई मुझे नया इन्वेस्टमेंट करना है, हुंडई नया प्लान बनाएगा, नई गाड़ी बनाएंगे, इस तरीके से। इनकी फंडिंग के लिए क्या इशू किए जाते हैं? इनकी फंडिंग के लिए इशू किए जाते हैं शेयर्स, डिवेंचर्स। तो कैपिटल मार्केट शेयर मार्केट का हिसाब किताब रखता है, शेयर डिवेंचर इशू करते हैं कैपिटल मार्केट में। समझ में आ गई बात? बोलो दीदी, समझ गई ये? तो यानी कि अगर कोई बात करे शेयर डिवेंचर की तो कैपिटल मार्केट है, और शेयर डिवेंचर के अलावा पैसे इकट्ठा करना है तो मनी मार्केट से जाओ। तो कैपिटल मार्केट क्या कहता है? ये भी बिल्कुल एक ऐसे लिखेंगे, कैपिटल मार्केट भी क्या है? एक नेटवर्क है। किसका? इंस्टीट्यूशंस का। नेटवर्क है इंस्टीट्यूशन का, जो क्या देता है? जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स देते हैं। अभी मैं कैपिटल मार्केट पढ़ा रहा हूं, अभी मैं ये नहीं पढ़ा रहा कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं, तो मैं कैपिटल मार्केट पढ़ा रहा हूं। ये लिख की बात, कैपिटल मार्केट इज द फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स एंड मीडियम टर्म फंड्स आर रेज थ्रू डेट एंड इक्विटी, डिबेंचर और इक्विटी को इश्यू करके। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब कैपिटल मार्केट के अंदर दो मार्केट होती है, कौन सी मार्केट? एक प्राइमरी और सेकेंडरी। बताओ प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? जहां कौन सा गाना गाते हैं? वो पहली बार जब हम मिले वाला गाना गाते हैं। तो यानी कि वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या होगा? फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया जाते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं आईपीओ। तो प्राइमरी मार्केट मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि अकाउंटिंग का चैप्टर, जहां पे तुम अलॉटमेंट मनी, सब्सक्रिप्शन मनी इकट्ठा करती हो। तो कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जिसे न्यू इश्यू मार्केट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यू इश्यू मार्केट, जहां पर शेयर पहली बार, ये वही चीट कोड है जिससे एमसीक्यू और केस स्टडी सॉल्व होती है। अगर कोई तुमसे पूछे न्यू इश्यू मार्केट तो क्या बोलोगी? प्राइमरी मार्केट। कोई तुमसे बोले फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू, क्या बोलोगे? प्राइमरी मार्केट। ठीक है, पैसा क्यों इकट्ठा करते हैं? बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने हैं, फैक्ट्री लगानी है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, मर्जर। मर्जर क्या होता है? जैसे एक कंपनी दूसरे को खरीद लेती है। जैसे वॉलमार्ट ने किसे खरीदा? वॉलमार्ट ने खरीदा, भूल गई, फ्लिपकार्ट। ठीक है, ऐसी इंडिया में वोडाफोन ने किसे खरीदा? हच को। ठीक है, ऐसी रिलायंस ने किसे खरीदा? जस्ट डायल को, है ना? तो कोई कंपनी किसी भी कंपनी को खरीद लेती है तो उसे बोलते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। ठीक है, टेक ओवर, मर्जर एंड टेक ओवर। तो इक्विटी शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके पैसा इकट्ठा किया जाता है प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, अब अगली मजेदार बात आती है, सर जब प्राइमरी मार्केट में पैसा इशू करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, तो मैं लोगों को बताऊं कैसे? आओ आओ भाई आओ, क्यों भाई क्यों, एक चीज मिलेगी, क्या भाई क्या क्या मिलेगा? शेयर्स मिलेंगे। तो आजकल का जो लेटेस्ट जो तरीका है वो क्या है? ईआईपीओ। वो तरीका क्या है? ईआईपीओ। अब जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, लॉग इन कर लो जरा, है ना, कि ईआईपीओ में पैसा कैसे लगाया जाता है। ना दीदी, समझोगी बात को? अब देखो, मेरा डीमेट अकाउंट है ना, मेरा डीमेट अकाउंट हो गया एक कंपनी जीरोधा में, है ना, जीरोधा करके कंपनी आती है, तो उसमें डीमेट अकाउंट खोल लिया मैंने। अब डीमेट अकाउंट खोल लिया तो यहाँ एक ऑप्शन आता है, ऑनलाइन वाले देखें, बिड का। किसका ऑप्शन आ रहा है? बिड का। तो जब मैं बिड पे जाता हूँ तो यहाँ लिखा होता है, सबसे ऊपर आ रहा है, देखो क्या लिखा है सबसे ऊपर? आईपीओ।
सबसे ऊपर क्या लिखा है जो हाईलाइट भी हो रहा है ब्लू कलर से, आईपीओ, हो रहा ना आईपीओ। अब आज 3 आईपीओ है ना अप्लाई करने के लिए। एक सेगलिटी, स्विगी, स्विगी का भी अरे स्विगी तो जानते होंगे, जहां से खाना मंगा रही है, चाउमीन मंगा रही है, स्विगी लिखा है ना, तो बर्गर चाउमीन वाले बच्चे बता ही रहे स्विगी लिखा है। अब मुझे लगता है कि स्विगी के आईपीओ में मुझे पैसा लगाना चाहिए, यानी स्विगी वाले पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं इस पे करूंगा अप्लाई। क्या करूंगा? अप्लाई करूंगा। कैसे अप्लाई करूंगा? एज ए इन्वेस्टर। तो मैंने एज ए इन्वेस्टर अप्लाई किया, ठीक है। तो स्विगी वाले कह रहे हैं आपको मिनिमम 15,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे? 15,000। और 15,000 के आपको मिनिमम 38 शेयर खरीदने। कितने शेयर खरीदने हैं? 38। तुम लुटवाओगे इंडिया को। 38 यानी 38 शेयर लेने हैं तुम्हें। तो मुझे 38 शेयर मिलेंगे, ठीक है। एक शेयर का भाव होगा 390। कितना होगा? 390। अब मेरे को यह उम्मीद है कि जब मैं इस 390 के भाव पर, स्विगी के आईपीओ में पैसा लगाऊंगा, तो मैं स्विगी को 15,000 रुपए दूंगा, स्विगी मुझे 38 शेयर दे देगा। एक शेयर का भाव होगा 390। अब 390 के भाव पर जब शेयर मुझे मिल जाएगा, तो जब ये लिस्ट होगा, यानी जब ये मार्केट में उतरेगा, यानी जब ये एक्चुअल में इश्यू होगा, तो ये इश्यू होते ही 400 रुपए का हो जाएगा, 420 रुपए का हो जाएगा, 450 रुपए का हो जाएगा। तो मुझे 390 की चीज मार्केट में 450 की जब मिलेगी, तो मैं उसको बेच दूंगा, तो मुझे 50 रुपए एक शेयर का फायदा हो जाएगा, है ना। तो 38 इंटू 50, तो मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं कि जब मैं आईपीओ में पैसा लगाऊंगा तो ये मुझे मिलेगा 390 का, और जब मैं इसे बेचूंगा तो ये हो चुका होगा 450 का। नहीं, ये तो है भाई, ये तो है, शायद चेक कर लेना, लेकिन ये वाले टॉपिक नहीं है शायद। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, बात समझ में आई? अब ये बताओ, ये मैं आईपीओ कैसे लगा रहा हूं दीदी? कैसे लगा रहा हूं ये आईपीओ? क्या मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ रहा है? कहाँ ऑनलाइन लग रहा है? नहीं लग रहा। इसी को क्या बोलते हैं? ई आईपीओ, इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ। समझ गए? सबसे आसान तरीका, सेबी का रजिस्टर्ड, जैसे मैंने किस ब्रोकर का ले रखा है? जीरोधा, है ना, कि ये कम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, इसलिए ना इनको अपॉइंट कर रखा है। आप इनको आईपीओ में ऑर्डर डाल दो, इशू कंपनी क्या करेगी? इनके थ्रू क्या करेगी? कनेक्टिविटी से आपको शेयर दे देगी, ठीक है। इसे बोलते हैं ई आईपीओ, राइट। अब चलते हैं पुराने जमाने में, जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीलिंग नहीं होती थी। समझती थी? जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीलिंग नहीं होती थी, तब मुझे कैसे पता लगेगा स्विगी का आईपीओ आया हुआ है? स्विगी का, तो स्विगी वाले क्या करते थे? न्यूज़पेपर में अपना एड छापते थे, जिसे बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते थे? प्रोस्पेक्टस। राइटिंग में लिखा जाता था ताकि जनता को पता लगे, और मोस्टली ये न्यूज़पेपर और मैगजीन में छपती थी। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन में पढ़ के मुझे पता लगता था, अरे स्विगी का आईपीओ आया हुआ भाई, है ना, अप्लाई कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस। वहां मुझे क्या करना पड़ता था? ब्रोकर के घर पे जाना पड़ता था, है ना, यानी ब्रोकर के ऑफिस, ठीक है। और फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता था। प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, वरना उसको आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। बोलो दीदी, इतनी बात समझ में आ गई? अगला होता है भाई ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल को शॉर्ट में बोलते हैं ओएफएस। क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं जी? ओएफएस। देखो ये देखना, अच्छा ये तो वो है कितने का इशू हुआ, कितने का लगा, है ना। कोई बात नहीं, है ना। ओएफएस, तो ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। क्या लिखेंगे? ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या होता है? इसमें भाई मैं बड़े बड़े ब्रोकर के पास जाता हूं। जैसे मान लो भाई हर्षद मेहता जिंदा होते, तो मैं हर्षद मेहता जी को कहता कि भाई मैं एक आईपीओ निकालने वाला हूं, तो स्विगी जाता हर्षद मेहता के पास, है ना, हर्षद मेहता, और हर्षद मेहता को कहते स्विगी भैया, ओ भाई तुम एक काम करो, हमारे शेयर तुम ले लो। तुम्हें तो मार्केट में हर्षद मेहता किसी को टिप दे दे,
है ना, टिप पे चलता था तो वो तो शेयर बढ़ ही जाता था, लोग खरीदते थे, लोग खरीदते तो डिमांड बढ़ती है, इकोनॉमिक्स करोगे डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है। तो स्विगी ने बोला भाई हर्षद मेहता बहुत खतरनाक आदमी, भाई इसको अपने बेच देते हैं शेयर। तो स्विगी ने बोला एक शेयर हम देंगे तुम्हें 390 रुपए का, ठीक है, सारे तुम ले लो मतलब, और फिर तुम अपनी मर्जी से जनता को इसे बेच दो। तो मान लो हर्षद मेहता कह रहे हैं कि भाई जनता को आईपीओ में मिल जाएगा 400 रुपए का, तो इसका मतलब मैंने अगर कोई शेयर किसी भी जनता को नहीं बेचा, एक पर्टिकुलर बंदे का पर्टिकुलर ब्रोकर को बेचा है, और ब्रोकर इसे आगे बेचता रहेगा, तो मैंने ब्रोकर को मैं तो तुम्हें 390 का दूंगा, बाकी तुम इसे 400 का दो, 450 का दो, तुम्हारी काबिलियत की बात है भाई, हर्षद भाई की टिप है, हर्षद भाई की टिप है, हर्षद भाई की टिप है। इसे बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। देखो इसके चीट कोड का ही, इसका चीट कोड क्या मिलेगा, ये दीदी ये है इसका चीट कोड, नॉट इशूड टू द पब्लिक बट इशूड टू द इंटरमीडियरी लाइक स्टॉक ब्रोकर। है ना। एमसीयू क्या मिलेगा, ऐसा कौन सा तरीका होता है जिसमें शेयर जनता को नहीं बेचे जाते, किस पे गोला बनाना है, ओएफएस। अगली बात प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत आसान, मान लो भाई आरकेजी को शेयर इशू करने हैं, तो आरकेजी कह रही है जनता को मत दो, अपने भाई बंधुओं को दे दो, भाई लोग को शेयर बेच देते हैं। तो भाई अंकुर अग्रवाल ने ले लिए, कुछ भैया तुमने ले लिए, कुछ भाई ऑनलाइन वाले भैया कृष्णा है उन्होंने ले लिए, कुछ भाई अरम ने ले लिए। तो जो लोग जानते हैं आरकेजी को, तो अपने ही जानकारी में अगर शेयर बेचे जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट पर्सनल प्लेसमेंट, यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को शेयर बेचते हो और किसी को नहीं बेचते। सबसे क्विक मेथड यही है, कोई खर्चा पानी भी नहीं। बात समझ में आई? दीदी जब तुम्हारी शादी होगी तो कार्ड किसे दोगी पहले बताओ। नहीं शादी हो नहीं रही, मैं कह रहा हूं होगी, जब होगी तो कार्ड किसे देना चाहिए पहले, ससुराल वालों को, मतलब उनके पास तो जाएगी, पड़ोसियों को या परिवार को, परिवार को ना, सेम कॉन्सेप्ट है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस होता है भविष्य भैया कि मैं न्यूज़पेपर में ऐड निकाल देता हूं कि भैया स्विगी कंपनी के शेयर लॉन्च हो रहे हैं, आईपीओ निकल रहा है, आके आईपीओ पैसा लगा दो। अरम भाई भी कह रहे हैं जब मेरी शादी होगी पहले परिवार वालों को बुलाऊंगा। क्यों भाई, सही बात है। जैसे मान लो भैया आस पड़ोस के लोग बुला ले, बुआ रह गई तो रायता फैल जाएगा। भाई मेरे घर में तो यही है, मेरी बुआ भाई बहुत डेंजर, उनके डेंजर होने का कारण भी बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि मेरे पापा लोग हैं 4 भाई बहन, यानी कि मेरे पापा चाचा 3 भाई और सबसे छोटी बहन। तो भैया 3 बड़े भाइयों की छोटी बहन, तो समझ सकते हो रायता कितना भयंकर फैलता होगा। तो भाई मेरी जो बुआ है वो आप हैं अभी भी बड़ी हैं, लेकिन तब भी भाइयों के लिए क्या है, छोटी हैं। तो भैया मेरी बुआ बहुत डेंजर है भाई, बहुत डेंजर है। अगर बुआ ने कोई कह दी तो भाई और हमारी गलती निकली तो पापा ध्यान ऐप्टे हमें ही लगाएंगे, क्योंकि हम उनके बेटे हैं पर वो उनकी बहन है छोटी। ठीक है, तो हैप्टे लगने लाजमी है। तो पता लगा बुआ ने अगर ये बोल दिया कि पड़ोसी कार्ड चला गया भैया, लेकिन छोटी बहन के पास फोन तक नहीं आया, तो भाई रायता फैलना है, तो पता लगा शादी ना हो पाएगी हमारी। ठीक है, तो भाई मेरी बुआ बहुत डेंजर है, इसलिए भाई जो भी घर में कुछ भी काम हो सबसे पहले किसको बता दो, परिवार वालों को, बुआ को बता दो। खासकर मेरे घर में तो बुआ देखो ऐसे ऐसे होना, देखो आ जाना है, लेने आएगा, अच्छा आ जाऊंगा, मैं लेने आ जाऊंगा, बस ठीक है, टिकट करा दूं, अच्छा मैं लेने आ जाऊंगा, ठीक है। तो भाई बुआ बढ़ रहा है, फैलाती है। तो बुआ का जो राइट है ना वो यही है कि जो भी घर परिवार में काम, परिवार फंक्शन, दावत, पार्टी हो, वो सबसे पहले उन्हें बताई जाए, उन्हें कहीं और से सुनने को ना मिले। ये ना कि फेसबुक पे डाल दिया, बुआ के पास गया ना कार्ड, फेसबुक पे डाले रहे हो तुम, है ना। तो बुआ का है ये राइट। क्या है बुआ का राइट। ऐसे ही बुआ जो होती है ना वो हम होते हैं, हम उसे बोलते हैं राइट इशू। क्या बोलते हैं दीदी, राइट इशू। राइट इशू का मतलब होता है जब भी एग्जिस्टिंग कंपनी, कौन सी कंपनी,
एग्जिस्टिंग कंपनी जो अभी चल रही हैं, अगर वो फिर से कोई न्यू शेयर इशू करती हैं, न्यू शेयर क्या करेंगी, इशू करेंगी, तो पहले वो शेयर किसको ऑफर होंगे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, घर वालों को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करें। एग्जिस्टिंग शेयर ही कौन होते हैं बाबू, कौन होते हैं, घर वाले। कौन होते हैं, घर वाले। मान लो रिलायंस कह रहा है कि हम एग्जिस्टिंग कंपनी है, मान लो टाटा कह रहा है हम एग्जिस्टिंग कंपनी है, हमें फिर भी पैसों की जरूरत है, तो हम एक अपनी कंपनी में ऑथराइज कैपिटल पढ़िए ना, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, हम ऑथराइज कैपिटल्स को में से और शेयर इशू करना चाह रहे हैं, तो वो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर होंगे। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर होंगे तो ऐसा नहीं होगा मार्केट प्राइस पे ऑफर होते हैं, वो मार्केट प्राइस से कम पे ऑफर होते हैं। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक वरदान है, क्या वरदान है, कि जब भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया जाएगा तो कंपनी कहेगी भाई ये शेयर प्राइस मार्केट में लॉन्च होगा 100 का, पर हम आपको ऑफर देते हैं 90 रुपए का, इसे हमसे खरीद लो। वरदान दीदी आशीर्वाद है ना, और वो मतलब तथास्तु, समझ गए ना, तपस्या करी भगवान प्रकट हो गए, बोल क्या मांगना है। हाँ ठीक है, तो तुम्हें जो मार्केट में शेयर 100 रुपए का चल रहा है, तुम्हें कितने का ऑफर होगा, 90 का, तो तुम्हारे दिमाग में 10 रुपए तो बन गए ना प्रॉफिट के, कि 90 का भी लूंगी तो 100 का बेच दूंगी कल, 10 रुपए बन गए एक शेयर के, है ना। 1 लाख शेयर खरीदे, 1 लाख इंटू 10 लाख रुपए बन गए तुम्हारे, अगर इतनी कैपिटल है तो। इसे बोलते हैं राइट इशू, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही नए इशू पहले खरीदेंगे, उनके बाद वो बाकी जनता को ऑफर किए जाएंगे। यानी कि शादी का कार्ड पहले बुआ घर वालों को दिया जाएगा, उसके बाद पड़ोसी दोस्त यार तक पहुंचाया जाएगा। समझ गई। अब इसका चीट कोड क्या है, जो तुम्हारी किताब में लगा के दे रखा है, माइकल जैक्सन नाच रहे क्या पीकर, पेप्सी पीकर, पेप्सी पीकर नाच रहे हैं माइकल जैक्सन, है ना। पी से पॉइंट नंबर 1 प्रोस्पेक्टस, ई से EIPO, अगले पी से प्राइवेट प्लेसमेंट, एस से OFS ऑफर फॉर सेल, और आई से इशू राइट, आपका राइट इशू। बोलो समझ गई सर, है ना। तो आज इतना ही पढ़ते हैं ना, सेकेंडरी मार्केट अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे साथ साथ, अभी समझाता हूं ख्वाहिश भैया। चलो भाई, हालांकि देख तो लिया ही तुमने, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ में आएगा, है ना। तो कैसे पहचानेंगे, तुम्हें लगा MCQ में केस स्टडी आ गया, तो पहचानना तो आसान है। किस लाइन, क्या चीट कोड क्या है, एलोकेट द सिक्योरिटी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये चीट कोड किसका है, प्राइवेट प्लेसमेंट का।
किसको दे रहे हैं? इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स या इंडिविजुअल्स को दे रहे, तो क्या होगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये चीट कोड लिखेंगे, याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन पहचानना है। फंक्शन का सीक्रेट क्या कोड क्या लिखवाया था? मफलर। बताओ मफलर में से कौन सा फंक्शन है? उसके बाद बाकी 3 अपने हिसाब से लिख देना, 2017 में आ चुका है। हाँ, कैसे पता लगा? ये लाइन देखो, वर्ड टू वर्ड लिखे, लिखिए वर्ड टू वर्ड। फंड्स इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, सेवर का फंड। कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 1 था ये वाला, एमयू। एमयू था ना? बोलो। इसके बाद कोई भी 3 लिख दो। बाकी 3 कौन से हैं? प्राइस डिस्कवरी, लिक्विडिटी और लो कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही अरम भाई, सही पकड़े हैं। 13, कौन सी कैपिटल मार्केट का यूज किया जाएगा कंपनी के द्वारा? बताना जरा। उन्हें पैसा चाहिए एक्सपेंशन करने के लिए। तो एक्सपेंशन जब करना होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी पैसा चाहिए होता है। तो एक्सपेंशन हमेशा कौन सी मार्केट में होता है? सेकेंडरी मार्केट। बिल्कुल सही बात। सेकेंडरी नहीं नलायक, सेकेंडरी नहीं, मतलब कैपिटल मार्केट। कौन से उसमें चाहिए होता है? कैपिटल मार्केट। हाँ, कैपिटल मार्केट के अंदर 2 मार्केट आती है। कौन कौन सी? एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और एक्सपेंशन के लिए कौन सा चाहिए होता है? प्राइमरी। अभी तो दिखाया, 28,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, तो एक्सपेंशन के लिए। और देखो इसी मार्केट में तो ये यूज होते हैं। हाँ, मतलब एग्जिस्टिंग के अलावा एक्सपेंशन और नया एक्सपेंशन करना है। सेकेंडरी में नहीं आएगा। सेकेंडरी में तो तुम और मैं खरीदते बेचते हैं बस, वहां कंपनी का कोई रोल नहीं होता। अच्छा ये बताओ, ये कहां पड़ा फिर? ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल कहां पड़ा? और पब्लिक इशू, ये किसके हैं? ये भी तो प्राइमरी मार्केट के हैं, पेप्सी के, है कि नहीं बात? ओएफएस। ठीक है, तो 2 मेथड बताने, 2 मेथड ये रहे हमारे। ये रहा आंसर। प्राइमरी मार्केट यूज होती है जब एक्सपेंशन करना होता है। 2 मेथड कौन से दे रखे हैं? इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस और ऑफर फॉर सेल। वो तो क्वेश्चन में दे रखे हैं। पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस या ईआईपीओ बोल देना, और ये रहा ऑफर फॉर सेल। क्वेश्चन में दे रखे हैं ना। तो यही 2 मेथड मुझे एग्जाम में एक्सप्लेन कर देने हैं विद एग्जाम्पल। समझ गए? 16, सिंपल चीट कोड। सेलेक्टिव इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को इश्यू कर रहे हो, तो ये चीट कोड किसका? सेलेक्टिव इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन का। बिल्कुल सही, प्राइवेट प्लेसमेंट, है ना। खतरनाक बात यह है, ये कैन कंपनी रेज द फंड थ्रू राइट इशू। क्या राइट इशू से पैसा लिया जा सकता है? पढ़ के बताओ। अगर नहीं तो क्यों नहीं?
सबसे खतरनाक वर्ड है क्या? वो शेयर कैपिटल कैसे इशू कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम। जब निकम्मो, वो जब फर्स्ट टाइम शेयर कैपिटल इशू हो रही है। और राइट इशू कब होता है? राइट इशू किसको दिया जाता है? बुआ जी को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन? बुआ। तो भाई जब बुआ जी को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही बेचना होता है राइट इशू, तो हमारे पास कंपनी में शेयर होल्डर पहले से मौजूदा तो होने चाहिए। तो जब तुम फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ही नहीं। तो फर्स्ट टाइम में क्या होता है? देयर इज नो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। और अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ही नहीं तो फिर हम राइट इशू नहीं निकाल सकते। यह बहुत खतरनाक है एग्जाम के लिए। होश उड़ गए जब ये एग्जाम में पूछा, सर क्या पूछ लिया ये? कंपनी कैन नॉट इशू द कैपिटल थ्रू राइट इशू बिकॉज इट इज इशूइंग द शेयर फॉर फर्स्ट टाइम। और राइट इशू का प्रीएम्प्टिव राइट होता है जो किसको दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो जब भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ही नहीं तो राइट इशू कैसे हो जाएगा? है ना? तो ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड लिखेंगे। चांद तारे लगा लेंगे इस पे, चांद तारे। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके नीचे वाला ही। दो तरह की मार्केट बता दो, दो तरह की मार्केट बता दो लाइन कोट करके। मजेदार शब्द है लाइन कोट करके। अभी बता रहा हूं ख्वाहिश भी, अभी बता रहा हूं। ये क्या? आईपीओ। आईपीओ तो कौन सी मार्केट? प्राइमरी। सेकेंडरी मार्केट के लिए कोई बात है? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी कहां चलती है? ओएलएक्स की तरह सेकेंडरी मार्केट। खत्म बात। ये लाइन कोट कर देनी, बात खत्म। बोलो समझ गए? समझ आ गया सर? इस तरह क्वेश्चन के चीट कोड पहचान के तुम्हें एग्जाम में एमसीक्यू और केस स्टडी सॉल्व करनी है। और थोड़ा दिमाग में रखना है प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, फर्स्ट टाइम इशू में क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फर्स्ट, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। चलो लेक्चर मिलेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।